यह कहानी है ब्यास दरिया के किनारे बसे धर्मपुर गांव के गरीब, लाचार और बेबस भोले वाले गांव वालों, जो उन दिनों सूरजगढ़ रियासत के न्यायप्रिय राजा जयचंद की रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इसी गांव का लाला धरणीधरन, जो गरीबी का फायदा लेकर अपने लोभ, लालच व कामुकता की तृप्ति करने का प्रयास करता रहता था। धर्मपुर गांव की विशेषता थी कि यह गांव हर दृष्टि से उसमें के हालात को देखते हुए लोग अपने जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर थे। इसकी वजह थी कि धर्मपुर गांव में वर्षों पहले आकर बसे कृषक समाज के लोग रहते थे, जिनको इस बात का पूरा एहसास था कि उनकी जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाले पेशेवरों की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए इनके भी कुछ परिवार बाहर से इनके साथ आकर धर्मपुर गांव में बस गए थे। इस गांव में सभी वर्गों के लोगों का निवास था। यही वजह थी कि कहीं मुंह अंधेरे गंगाराम का चाक मिट्टी के घड़ों को आकार देता हुआ रामचरितमानस की चौपाइयां गुनगुना रहा होता, तो कहीं कोई वंशी प्रसाद किसान के हल व अन्य औजारों को साधते हुए सूरदास के किसी गीत की धुन गुनगुनाता अपने कृष्ण को स्मरण करता नजर आता। आपसी प्रेम भाव, सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक दूसरे के साथ सुख दुख में शरीक हो जाना उदार मन के परिचायक थे। अगर इस गांव में कोई कमी थी तो यह क्षेत्र अभी विकसित नहीं हुआ था। शासन अंग्रेजों का था और भारत अनेक छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। यह वह देश था जिसमें विविधता पग पग पर दिखाई देती, परंतु मानवता रूपी भिन्नता नहीं थी। अकेले खेती बाड़ी से जीवन यापन कर पाना असंभव था, इसलिए लोग काम की तलाश में गांवों से अमृतसर, लाहौर, कराची, मुल्तान इत्यादि शहरों का रुख करते थे। एक जत्था आसपास के गांवों से निकलकर पैदल यात्रा करते हुए अमृतसर से होता हुआ लाहौर व कराची को निकला, तो धर्मपुर गांव से बीरभान भी अपने मुस्तकबिल की तलाश में उस गांव से आकर कराची पहुंच गया। एक रात पन्नालाल के डेरे पर रात्रि विश्राम के बाद कराची के एक सेठ के घर रसोई के तौर पर काम मिला। बीरभान भोजन बनाने की दैवीय कला से शुमार था। कुछ चाय के बागानों में सुपरवाइजरी के तौर पर काम करते हुए उसकी कला में और भी निखार आ गया था। सेठ जिसके यहाँ नौकरी मिली वह कोई मामूली कारोबारी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे अमीर उद्योगपतियों में से एक था और उसकी आय के हर रोज कराची की संध्या कालीन अखबारों में बुलेटिन छप जाया करते थे। उसके उद्योगों के अतिरिक्त शिपिंग का काम भी था। कपड़े की मिलें और थोक का बहुत बड़ा कारोबार, हर दिन में लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार आम बात थी। उसका कारोबार बड़ा था या अलग बात थी, लेकिन उसका व्यवहार कितना सुंदर था या उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देने काफी था। कहते हैं भरा हुआ घड़ा और भीतरी गुणों से तृप्त आदमी कभी छलकते नहीं हैं, और अगर जीवन साथी उसी स्तर का मिल जाए तो सोने पर सुहागा। सेठ के पहरावे से यह अनुमान लगा पाना मुश्किल था, यह आदमी हर वर्ष अरबों रुपए इनकम टैक्स सरकार को देता है। उसका विवाह कलकत्ता के अमीर घराने की इकलौती लड़की गोपी से हुआ था। गोपी को बिहाने के लिए कराची से एक पूरी रेलगाड़ी बरातियों की कलकत्ता गई थी। दहेज में कितनी कंपनियां और मिलें सेठ को उसमें मिली थी, लेकिन इन सबसे बढ़कर गोपी सेठ की धर्मपत्नी का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार उसके संस्कारों वो खानदानी का परिचायक था। उसके निहायत ही शालीन और शिष्टाचार से भरपूर व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित था। एक आम आदमी की तरह की बोलचाल, सहज सहानुभूति भरा आचरण बरबर उसे लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर देता है। गरीब जरूरतमंदों के प्रति दया करुणा के भाव सेठ में तो थे ही, पर गोपी की तो बात ही अलग। भगवान सबको धन दौलत देता है, मगर सब्र विनम्रता नहीं देता, और यह इस जोड़ी में खूब थी। दूसरी ओर मालती के पति की युवावस्था में बीमारी के चलते मृत्यु होने के बाद उसके घर वालों ने भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। ससुर ने जायदाद का उसका हिस्सा उसे देने से इनकार कर सारी जायदाद अपने छोटे बेटे के नाम करवा दी, तो मालती के आगे अपने 1 वर्ष के दूध पीते बच्चे की परवरिश करने की चुनौती आ खड़ी हुई। आखिरकार उसे लगा कि उसको और उसके बेटे की जान को खतरा है, तो एक रात वह घर छोड़ अपने बेटे को उठाकर जोधपुर की सिंध से लगती सीमावर्ती गांव गुलाबों की ढाणी से कराची रोजगार और शरण की तलाश में चलकर सेठ सागरमल के घर तक आ पहुंची, जहां सेठ की लक्ष्मी स्वरूप पत्नी गोपी ने उसे न केवल अपने घर शरण दी, अपितु उसके बेटे को प्यार से रखा भी और कुछ साल बाद उसकी पढ़ाई का भी इंतजाम करवा दिया। स्त्री मन की पीड़ा एक स्त्री से उत्तम कौन समझ सकता था। खैर
कुछ वर्ष ही वीरभान को वहाँ नौकरी करते हुए थे कि भारत विभाजन की बातें चल पड़ी थी। जब इंतहा पसंद खुलेआम सड़कों व मस्जिदों से सीधी धमकियां देने पर उतर आए तो वीरभान अपने दोनों बेटों को, जो उन दिनों कराची में ही थे, लेकर अपने घर धर्मपुर आ गया। गांव के लाला धरणीधर, जो निहायत लालची, कपटी, फरेबी स्वभाव के लिए गांव व आसपास बदनाम हो चुका था, कुछ समय पहले कराची में रहते 100 रुपए कर्ज लिया था, जिसके ब्याज सहित लगभग 200 रुपए हो गए थे। लाला ने अपनी शातिराना बुद्धि से गांव के कितने गरीब लोगों की न केवल जमीनें हथिया ली थी, बल्कि गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हुए इज्जत आबरू लाज को भी तार तार किया था। अपने पैसे वापस लेने के मकसद से एक दिन वह वीरभान के घर आ धमका। जब घर में उसके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, उनके सामने उसने जब पैसों की मांग रखी तो वीरभान ने उसे कहा, लाला, आज मेरे घर कुछ खास मेहमान आए हैं, तो कृपया कल आकर अपने पैसे ले जाना। मगर लाला धरणीधर अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस पर वीरभान को गुस्सा आ गया और उसने उसके साथ मारपीट कर दी। पूरा मामला पंचायत तक चला जाता है। चौकीदार पंचायत का संदेश लेकर वीरभान को अगले काल पंचायत में हाजिर होने को बोल गया था। गांव की चौपाल पर बरगद के विशालकाय पेड़ के नीचे पंचायत व गांव के कुछ लोग आकर बैठ गए। लाला के द्वारा अपनी बात कहने के बाद प्रधान ने वीरभान से मामले बारे पूछा तो उसने अपने रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करने की बात कही। मना करने के बावजूद इसने उन पर रिश्तेदारों के सामने इज्जत तार तार की। प्रधान बोला, क्यों लाला, इतने वर्ष इंतजार किया, थोड़ा और देख लेते, या तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अरे प्रधान जी, इसे इज्जत की क्या पड़ी है? इस बात को तो वह समझेगा जिसे अपनी कोई इज्जत हो। गोमती, जो महिला वार्ड पंच थी, ने कहा, इस अयाश दुष्ट ने पता नहीं कितनों की आबरू तार तार की है। अभी पिछले महीने ही मुआ हमारी दलित बस्ती में पकड़े जाने पर नाग रगड़ता और गिड़गिड़ाता पैसे देकर छूटा था। इससे किसी को सम्मान की उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर होगा। इसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों लाला, मैं गलत कह रही हूँ क्या? तो बोल। लाला धरणीधर खड़ा खड़ा जमीन में गड़ा जा रहा था। प्रधान जी, ये आने वाले पंचायत चुनाव में अपने को उम्मीदवार बना बैठा है। अरे लाला, चुनाव लड़ने को तो पैसा ही नहीं, चरित्र भी देखते हैं लोग। गोमती ने लाला धरणीधर को खूब अच्छी तरह धो दिया था। गोमती बेशक दलित वर्ग की वार्ड पंच थी, पर उसकी वाणी में सच्चाई थी। बाद में वह एक आरक्षित सीट से धर्मपुर पंचायत की प्रधान भारी बहुमत से चुनी गई थी। पंचायत के इस इल्जास में वीरभान ने अपने पैसे लाला को दे दिए थे और सीध भी ली थी। गोमती आजकल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा है। उसने अपने प्रधान रहते कार्यकाल में गांव में प्रचलित बेगार की कुप्रथा, विवाह शादियों में दलित द्वारा भोजन लेने, उच्च वर्ग के घरों में जाने की रिवाज को खत्म कर उनको स्वाभिमान का जीवन जीने की ओर मोड़ दिया था। यह गोमती के ही प्रयास थे कि उसने गांव में 10वीं तक स्कूल खुलवा दिया और लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी स्कूल भेजने के लिए उनके माता पिता को राजी किया था, जो पहले बेटियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझी। गोमती अपनी स्पष्टवादिता के लिए भी इलाके में जानी जाती थी। एक उच्च वर्ग व दलित वर्ग के बीच गांव में हुए झगड़े का वादी उच्च वर्ग से हरनाम सिंह ने खेत को कालू राम के बैलों द्वारा उजाड़ देने पर हरनाम सिंह ने कालू राम, जो अभी उम्र में उससे छोटा ही था, जुबान लगाने और उसे आंख तरेड़ने की शिकायत प्रधानी के दौरान आई तो उसने हरनाम सिंह की बोलती यह कहकर बंद कर दी कि ठाकुर साहब, क्यों तिलमिला रहे हो? आपका ही खून है और किसी का नहीं। याद कर लीजिए, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे बेगार का रिवाज पूरी पंचायत से क्यों बंद करवाना पड़ा था? क्योंकि बेगार की आड़ में बहुत कुछ गलत हो रहा था। महिलाओं का शोषण आम बात बन गई थी। चाय के बगानों में उनके शारीरिक शोषण की आए दिन नई कहानियां बाहर आती थी। जमाना बदल रहा है। अब अगर कोई आपके आगे आपका ही नाजायज लगाया गुलाब का कांटा चुभ जाए तो कुछ दर्द सह लीजिए। वैसे भी उस गुलाबी और सामंती मानसिकता से बाहर निकलिए। आजादी का आंदोलन जोर पकड़ने लग पड़ा है। नई मोड़ की प्रतीक्षा है। अब तो सब नहीं चलने वाला। हरनाम सिंह ने उसके आगे कुछ न बोलकर अपनी नजरें झुका ली। उसके पास गोमती के आरोप का कोई जवाब नहीं था। यह शोषणकाली व्यवस्था की व्यंग्यात्मक पुष्टि थी, जिसके पीछे मुख्य कारण गरीबी थी। गोमती ने उसके जमीर अंतरात्मा को अच्छे से झंझोड़ दिया था, क्योंकि वह उसके माजी को अच्छी तरह जानती थी। लाचार हरनाम सिंह ने बेशक अपनी दरखास्त वापस ले ली थी। ठाकुर साहब,
बुरा मत मानिएगा, मगर आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस समाज में किसी न किसी रूप में कितने ही हरनाम सिंह हैं, जो उच्च वर्ग के होने के नाते इन कोमल कमलियों की देह से खेलना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। बेचारे हरनाम सिंह के पास गोमती के किसी आरोप को नकारने के लिए कोई तर्क नहीं था। वह जानता था कि गोमती सत्य कह रही थी। वह चुपचाप हाथ में अपने कागज को लेकर निरंतर निराश होकर लौट रहा था, तो चलते चलते उसे अपनी जवानी के दिन स्मरण हो आए थे। अब गोमती के चर्चे पूरे धर्मपुर और सूरजगढ़ रियासत में गूंज रहे थे। सरकार बदलती है और चुनाव जीतकर गोमती को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है।